Once again, I welcome to all of you in the next lecture on atomic structure. Students, पिछले टर्म पे हमने रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के बारे में पढ़ा था। ठीक है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो ऑर्बिटल वेव फंक्शन होता है वो दो वेव फंक्शन का प्रोडक्ट होता है। एक तो उसमें होता है आपका रेडियल वेव फंक्शन और एक होता है आपका एंगुलर वेव फंक्शन। ठीक है, तो ओवरऑल जो वेव फंक्शन है वो आपका क्या है, इन दो का प्रोडक्ट होता है। इसमें जो रेडियल होता है वो होता है सिर्फ डिस्टेंस का फंक्शन होता है और एंगुलर वेव फंक्शन जो होता है वो टू एंगल्स होते हैं, इसका थीटा एंड फाई, और ये होता है रेडियल डिस्टेंस का फंक्शन। ठीक है, तो रेडियल फंक्शन के बारे में मैं आपको डिटेल में बता चुकी हूँ और उसमें अपन ने जब प्रीवियस टर्न पे जो लिया था वो अपन ने क्या निकाला था, अपन ने रेडियल प्रोबेबिलिटी निकाली थी। ठीक है, ये मैं आपको उस पे पहले टर्न पे बता चुकी हूँ। ठीक है, प्रोबेबिलिटी जो हमने निकाली थी वो किस किस के बराबर होती है, वो होती है आपकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। अपन ने जो निकाला था वो क्या था, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ रेडियस शेल। ठीक है, ये हमने निकाला था। ठीक है, और उसके बाद हमने क्या निकाला था, दिस रेडियल प्रोबेबिलिटी विल बी इक्वल टू शाई स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, ये हमने निकाला था। तो इस रिलेशन से हमें क्या पता चल रहा है कि जो रेडियल प्रोबेबिलिटी है वो किस पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी और वॉल्यूम ऑफ द रेडियल शेल, मतलब रेडियल शेल की वॉल्यूम के ऊपर और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी यानी घनत्व की प्रायिकता के ऊपर डिपेंड करती है। अब यदि हम 1s ऑर्बिटल की बात करते हैं, 1s ऑर्बिटल की बात करते हैं और अभी हम रेडियल प्रोबेबिलिटी को हटाते हैं, अभी हम सिर्फ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की बात करते हैं, शाई स्क्वायर फॉर 1s ऑर्बिटल। ठीक है, 1s ऑर्बिटल के लिए यदि हम शाई स्क्वायर या प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को डिस्टेंस के अगेंस्ट यदि हम प्लॉट करें, ठीक है, तो हमें किस तरीके का कर्व मिलता है, ये कर्व मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं। इस टाइप का हमें कर्व मिलेगा। देखिए, हमें इस टाइप का कुछ कुछ कर्व मिलता है। ठीक है, इस टाइप का हमें कर्व मिलता है, ये कुछ कुछ इस तरीके से हमें ये कर्व मिलता है। ठीक है, और यहां पे तो हम क्या लेते हैं, शाई स्क्वायर। शाई स्क्वायर अपने क्या है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एंड वॉल्यूम ऑफ रेडियस शीट, और ये हमारी होती है आपकी डिस्टेंस। ठीक है, ये डिस्टेंस होती है। हम ये क्या कहते हैं कि तो इस वाले से हमें क्या पता चल रहा है, इससे हमें ये पता चल रहा है कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी शुरू में तो ज्यादा होती है और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाती है ये कम होती जाती है। ठीक है, अब यदि हम रेडियस शेल को भी हम यदि प्लॉट करें तो देखिए, रेडियस शेल को यदि हम प्लॉट करेंगे डिस्टेंस के अकॉर्डिंग तो हमें इस टाइप की कुछ कुछ कर्व मिलती है। ये हो जाती है आपकी, ये होती है आपकी 4 पाई आर स्क्वायर रेडियस शेल, है ना। तो ये आपको क्या पता चल रहा है कि रेडियस शेल जो है डिस्टेंस के साथ साथ बढ़ती है। तो रेडियस शेल आपकी जो है वो तो क्या कर रही है, रेडियस शेल डिस्टेंस के साथ इंक्रीज हो रही है या बढ़ रही है, डिस्टेंस के साथ बढ़ती है। ठीक है, बढ़ती है, लेकिन शाई स्क्वायर जो है वो डिस्टेंस के साथ कम होता है, डिस्टेंस के साथ कम होता जाता है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी तो डिस्टेंस के साथ कम होगी, लेकिन जो रेडियस शेल है वो डिस्टेंस के साथ बढ़ती जाती है। ये इससे आपको पता चल रहा है। लेकिन
हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी और वॉल्यूम ऑफ शेल, यानी कि हमारा ये वाला जो वो है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी और वॉल्यूम ऑफ शेल, इसका जो हमारा प्रोडक्ट है वो आपका क्या कहलाता है, वो आपका कहलाता है रेडियल प्रोबेबिलिटी। यदि हम रेडियल प्रोबेबिलिटी को ड्रॉ करें, ये वाला हमने क्या है 1s के लिए, यदि हम रेडियल प्रोबेबिलिटी को 1s, 2s और 3s के लिए हम यदि ड्रॉ करें तो क्या होता है, देखिए हमें इस तरीके का कर्व मिलता है फॉर 1s ऑर्बिटल। ये आपका, ये हम क्या कर रहे हैं, हम रेडियल, ये हमने करा था प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को, ये हम कर रहे हैं रेडियल प्रोबेबिलिटी। तो रेडियल प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी और वॉल्यूम ऑफ रेडियस शेल, मतलब रेडियस शेल की वॉल्यूम और जो हमारी घनत्व की जो प्रायिकता है उसका जो गुणनफल है वो हमारा क्या करता है, त्रिज्यीय प्रायिकता कहलाती है। ठीक है, तो यदि हम रेडियल प्रोबेबिलिटी को फॉर 1s ऑर्बिटल, इसको यदि हम r के अगेंस्ट प्लॉट करें तो हमें देखिए इस तरीके का कर्व मिलता है फॉर 1s ऑर्बिटल। ठीक है, ये हमें इस तरीके का कर्व मिलता है, ये आपका क्या है फॉर 1s ऑर्बिटल, और ये हमारी क्या है रेडियल प्रोबेबिलिटी, रेडियल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो 1s के लिए हमें इस तरीके का कर्व मिलेगा। यदि हम इसको देखिए, मैं तीनों के साथ खींच रही हूँ 1s, 2s और 2p के लिए, फिर अपन इनका कंपैरिजन करेंगे। यदि हम 2s के लिए खींचें, सेम है रेडियल प्रोबेबिलिटी, ठीक है, और डिस्टेंस, ठीक है, r है ना, तो ये हमारी क्या हो जाएगी r, और ये किस में होती है अपनी, हमेशा एंगस्ट्रॉम में होती है, ये बात ध्यान रखना है ना, एंगस्ट्रॉम में होती है। तो 2s के लिए यदि हम खींचते हैं तो हमें कुछ कुछ इस तरीके का कर्व मिलता है। ये देखिए, एक ये मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे ये इनिशियली जो है डेंसिटी 0 थी, फिर इंक्रीज हुई, फिर डिक्रीज हुई, और उसके बाद फिर हमें एक और कर्व मिलता है। ये हमारा है फॉर 2s। इसको अभी मैं डिटेल में अभी आपको समझाऊंगी। ये आपका फॉर 2s, ठीक है। अब यदि हम मान लीजिए 2p के लिए प्लॉट करें, 2p के लिए मैं आपको नीचे प्लॉट कर देती हूँ, ठीक है, इसके नीचे प्लॉट कर देती हूँ। ये हमारा फॉर 2p, ये है आपका अगेन रेडियल प्रोबेबिलिटी, ठीक है, रेडियल प्रोबेबिलिटी, और ये आपकी डिस्टेंस। या r, जिसको अपन कहते हैं एंगस्ट्रॉम में ले रहे हैं, ठीक है। तो ये इसका देखिए हमें कुछ कुछ कर्व कैसे मिलेगा, इसका हमें कुछ कुछ कर्व इस तरीके से मिलेगा, ठीक है। ये हो गया आपका फॉर 2p, ठीक है। तो हमें 3 तरीके के हमने कर्व लिए हैं। कौन कौन से लिए हैं, 1s के लिए लिए हैं, 2s के लिए लिए हैं, और 2p के लिए लिए हैं। अब यदि हम सबसे पहले यदि अपन 1s कर्व की बात करें, 1s कर्व के लिए 1s ऑर्बिटल की बात करें, देखिए जब हमने प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को डिस्टेंस के अगेंस्ट जब प्लॉट किया था तो हमने ये देखा था कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी स्टार्टिंग में 0 होती है, जैसे मैक्सिमम होती है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाती है वैसे वैसे क्या होता है, ये कम होती जाती है, ठीक है। लेकिन यदि हम रेडियल प्रोबेबिलिटी की बात करें, बिल्कुल उसका उल्टा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका क्या है, ये शुरुआत में 0 है, ठीक है, और उसके बाद ये मैक्सिमम पे गई, और उसके बाद फिर ये कम होना शुरू हुई, और उसके बाद धीरे धीरे आई, ठीक है। तो आप क्या कह सकते हो कि इसमें जो है जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती है
शुरू में तो क्या है, इसकी रेडियल डेंसिटी 0 होती है न्यूक्लियस पे, है ना। तो आप ये जब r इजिकल टू 0 तो न्यूक्लियस ही है। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती है ना, कहाँ से, न्यूक्लियस से, रेडियल ऑर्बिटल की वो वॉल्यूम ऑफ जो रेडियल ऑर्बिटल की जो इंक्रीज होती है, और ये इंक्रीज होती जाती है, और उसके बाद क्या होता है कि एक मैक्सिमम पे पहुंचती है, और मैक्सिमम के बाद ये धीरे धीरे क्या होता है, डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, ये जो मैक्सिमम है, ये जो इस कर्व का जो मैक्सिमम हुआ है, वो क्या कहता है कि वो बिल्कुल प्रोबेबल डेंसिटी बताता है, डिस्टेंस बताता है जहां पे कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। या दूसरे शब्दों में आप कह सकते हो कि जब इसकी r इजिकल टू 0 है ना, तो आप क्या कह सकते हो, फॉर 1s ऑर्बिटल। ठीक है, जहां r इजिकल टू 0 है, जहां r इजिकल टू 0 है, तो वहां पे क्या है, 4πr² भी 0 है, यानी कि रेडियल प्रोबेबिलिटी भी 0 है, इसे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता 0 होती है। तो रेडियल प्रोबेबिलिटी इज 0। ठीक है, और या कह सकते हो कि नाभिक पर, अर्थात नाभिक पर इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की संभावना जीरो या शून्य होती है, शून्य होती है। ठीक है, और जब बहुत दूरी पर है, ठीक है, जब बहुत दूरी पर है, तब भी क्या है, इसके पाए जाने की संभावना बहुत 0 होती है। ठीक है, तो आप क्या कह सकते हो, r के उच्च मानों के लिए, उच्च मानों के लिए भी इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की संभावना कैसी होती है, नगण्य या नेग्लिजिबल होती है। ठीक है, फिर क्या है कि ये जो बीच का जो मैक्सिमा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना बहुत ज्यादा होती है, जो इसका शिखर है। और ये क्या है, ये एक्चुअली में बोर का हाइड्रोजन एटम है, जो कि उसने क्या बताया था कि 0.539 पे इसके इलेक्ट्रॉन मिलता है। तो 0.539 डिस्टेंस पे, रेडियस पे इलेक्ट्रॉन मिलता नहीं है, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा होती है फॉर 1s ऑर्बिटल। ठीक है, जहां पे ये जो मैक्सिमम है कर्व का, वो क्या है, वो बोर का एटम ऑर्बिटल है, जहां पे कि अपन कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की, अब अपन कहेंगे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना यहाँ पे सबसे ज्यादा होती है। ठीक है भाई, बोर ने तो क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन हमेशा कहां पे मिलेगा, 0.539 डिस्टेंस पे ही मिलेगा। लेकिन ये क्या कहते हैं क्वांटम मैकेनिक्स, कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना यहाँ सबसे ज्यादा होती है ना। ठीक है, और इससे कम और ज्यादा पे भी, मतलब इस डिस्टेंस से कम या ज्यादा पे भी इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना तो होगी, लेकिन ये कम होगी, और यहाँ पे ये सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, अब हम यदि 2s ऑर्बिटल पे आते हैं, तो 2s ऑर्बिटल के लिए देखिए 2 मैक्सिमा ये शो कर रहा है। ठीक है, एक तो जो है वो छोटा है, जो कि न्यूक्लियस के पास है, और एक बड़ा, एक ये मैक्सिमा जो है ज्यादा ऊंचा है, जो कि न्यूक्लियस के थोड़ा सा दूर है। इन दोनों के बीच में
है ना। इन दोनों मैक्सिमा के बीच में एक जगह ऐसी है जहां पे कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना नहीं होती है, और ये आपका कहलाता है नोडल पॉइंट। नोडल पॉइंट, ठीक है, जहां पे इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की संभावना जीरो होती है। ठीक है, अब अपन यदि ये 2p की बात करें तो 2p में देखिए इस तरीके से अपने को कर्व मिल रहा है। ठीक है, अब ये देखिए कि जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी की जो कर्व है 1s, 2s और 2p, यदि अपन इसको देखें तो क्या है, 1s से थोड़ी सी दूरी पे क्या है 2s का मैक्सिमा है, और 2p का मैक्सिमा भी इससे थोड़ी सी दूरी, यानी इसका यदि यहाँ आएगा तो इसका थोड़ा और इधर आएगा। ठीक है, तो आप क्या कह सकते हो कि 1s जो है वो न्यूक्लियस के ज्यादा पास होता है बजाय किसके, 2s और 2p के, है ना। तो अपन ये भी कह सकते हैं कि 2s और 2p की जो इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो 1s से ज्यादा होती है, इसलिए न्यूक्लियस के ज्यादा दूर होता है। आप जब भी प्लॉट करें तो इसको थोड़ा सा पास प्लॉट करें बजाय इसके। ठीक है, इसको आप इस तरीके से प्लॉट करेंगे और इसको इधर प्लॉट करेंगे, इस मैक्सिमा को इससे थोड़ी सी दूरी पे अपन बताएंगे, है ना। अब एक चीज और देखिए कि इसकी जो 2s और 2p का यदि अपन कंपैरिजन करें तो इसके जो मैक्सिमा मिल रहा है, ठीक है, वो इससे थोड़ी सी ज्यादा दूरी पे मिल रहा है। ठीक है, और दूसरी बात क्या है कि यहां पे आपको दो मैक्सिमा मिल रहे हैं। ठीक है, तो एक दो बातें हो गई, एक तो जो 2p का जो मैक्सिमा है वो 2s के मैक्सिमा के थोड़े से कंपैरिजन में थोड़े से कम डिस्टेंस पे मिल रहा है। दूसरी बात क्या है कि 2s में आपको दो मैक्सिमा मिल रहे हैं, वो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, इनके बीच में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना 0 होती है। ठीक है, तो ये क्या कहता है कि 2s का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो अपना थोड़ा सा समय क्या करता है, न्यूक्लियस के पास बिताता है, सिर्फ थोड़ा सा समय, उसके बाद वो दूर जाता है। ठीक है, या ये आप कह सकते हो कि जो 2s के जो कक्षक होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो न्यूक्लियस के ज्यादा मतलब पेनिट्रेट पावर उनकी ज्यादा होती है, इससे वो न्यूक्लियस के ज्यादा पास चले जाते हैं। इससे 2p इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में वो इलेक्ट्रॉन से ज्यादा टाइटली बंधे हुए होते हैं, इसलिए जो 2s के इलेक्ट्रॉन है वो 2p इलेक्ट्रॉन से कम एनर्जी के होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये तो था हमारा रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ठीक है, नेक्स्ट टाइम पे हम एक नए टॉपिक के साथ आएंगे। टिल देन गुड बाय।